हाँ जी बच्चों, हमने अब तक कर लिए स्टैंडर्ड सम ऑडिट में 260 तक। अब हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 265। 260 में हमने बॉस को बताया था। अब 265 में बताएंगे इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी। इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी किससे बचाएंगे? कंट्रोल से। तो चलिए इस स्टैंडर्ड को हम चालू करते हैं कंट्रोल से। कम्युनिकेशन द डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल से। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? चेक द डेफिशिएंसी, ऑब्जर्व इम्पैक्ट, नोटिफाइड मैनेजमेंट, टेक एक्शन, रिपोर्ट प्रॉम्प्टली, ओवरसी इंप्रूवमेंट, लिंक फाइंडिंग से। मतलब हम इसमें चेक करेंगे कि कंट्रोल में क्या क्या डेफिशिएंसी है, उसको मैनेजमेंट को बताएंगे, उसके बारे में देखेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिया और जो कमी आएंगी उनको तुरंत बताना है, और उसके बाद में हमने इसमें इम्प्रूवमेंट देखना है, और इनकी डेफिशिएंसी को देखकर हमें अपनी जो फाइंडिंग है, अपनी जो रिपोर्ट बनाने का कंक्लूजन निकालती है, उससे लिंक करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका पर्पज क्या है। इस एस्से का पर्पज है, ऑडिट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट एप्रोप्रिएटली। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल में जो डेफिशिएंसीज है उनको आइडेंटिफाई करेगा और उनको कम्युनिकेट करेगा एप्रोप्रिएटली। किसको? मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करेगा इन कम्युनिकेशन को। डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, और मैनेजमेंट और दो चार्ज विद गवर्नेंस को। तो ये जब उनको डेफिशिएंसी जो फाइंड आउट की उनको तुरंत बताना है, प्रॉम्प्टली बताना है, एप्रोप्रिएटली बताना है। कोई चीज को अपने छुपाना नहीं है, जो भी है क्लियरली बताना है कि ये आपके डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी क्या क्या हो सकती है? डेफिशिएंसी हो सकती है कि डिजाइन प्रॉपरली नहीं किया हो, कोई चीज मिसिंग कर दी हो, किसी चीज के लिए कोई कंट्रोल बनाया ही नहीं गया हो। दूसरी क्या होगी कि डिजाइन तो कर लिया, बहुत अच्छे से डिजाइन कर लिया, पर उसको ऑपरेट इफेक्टिव नहीं किया। ऑपरेट भी इफेक्टिवली हो रहे हैं, फिर भी वो क्या है कि मिस स्टेटमेंट को रोक नहीं पा रहे हैं और उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो कंट्रोल में दो चीजें होती हैं, डिजाइन का प्रॉपर करना, इंप्लीमेंट करना, और उनको अपडेट करना, और ये देखना कि क्या इंटरनल कंट्रोल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, प्रिवेंट कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो क्या उनमें इंप्रूवमेंट कोई किया जाना है, और मैनेजमेंट उस इंप्रूवमेंट को कर रही है। तो डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल कब होती है? जब डिजाइन पुअरली किए गए, कोई नहीं डिजाइन किए गए, ना वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं, और ना ही उनमें कोई सुधार किया जा रहा है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज क्या होंगी? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब उनको टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे कि इनमें जल्दी से और गंभीरता से एक्शन लें। लाइकलीहुड टू मिस स्टेटमेंट, कि वो कितनी बार वो गलतियां हो रही हैं, उसके बारे में क्या उनका प्रभाव पड़ेगा, कितनी प्रभावशाली है, कितना इफेक्ट डालेंगी, कितना एडवर्सली इफेक्ट कर देंगी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और वो फ्रॉड को रोकने में बहुत कमजोर है। वो जो कंट्रोल लगाए गए हैं वो फ्रॉड को नहीं रोक सकता। इससे जो है गवर्नेंस भी पुअर हो जाएगी, और इसमें ये बार बार हिस्ट्री रिपीट होएगी। वो इशू भी बार बार जिनमें हिस्ट्री रिपीट हो रही है, जो गलतियां बार बार हो रही हैं, वो उनको भी हम जो पकड़ी गई हैं उनके बारे में बताएंगे कि ये गलती है, ये बार बार रिपीट हो रही है। तो ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज होंगी
जो बार बार हो रही हैं, जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उनका जो है फ्रॉड को रोकने में वो असफल रहती हैं, जो फ्रॉड नहीं पकड़ पाती हैं और गवर्नेंस उसके बहुत वीक हो जाती है, उनको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज कहते हैं। What factor help the auditor decide if a deficiency is significant? अगर डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है तो क्या क्या हो सकता है कि फ्रॉड की संभावना होगी। मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो जरूरी हो जाएगा। अगर डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है तो मिसस्टेटमेंट का पॉसिबिलिटी रहेगी, सदा रहेगी। और ये कहाँ होंगी? जहां वॉल्यूम और कम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे। इसको भी डिसाइड करने में ऑडिटर की मदद करेगी कि वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है या नहीं है। पिछले साल की जो डेफिशिएंसी है अगर वो दोबारा रिपीट हो रही है तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। पिछले साल की डेफिशिएंसी को देखो, वॉल्यूम को देखो, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन को देखो, मटेरियल इंस्ट्रूमेंट की पॉसिबिलिटीज को देखो, और जो पर्सन है जो उस पर काम कर रहे हैं, जो उस पर कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी कॉम्पिटेंस को भी देखना है। अगर पर्सनल लेजी है, कोई अपने ध्यान नहीं दे रहा, पर्सनल का एटीट्यूड है कि वो उनको कंट्रोल नहीं करना चाहता, तो वो ये डेफिशिएंसी अगर हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया तो वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाएंगे। और क्या मैनेजमेंट भी पहले जो पाई गई गलतियां हैं, पहले जो वार्निंग सिग्नल आए, मैनेजमेंट उनको नहीं देखता है और रेगुलरी कंप्लायंस भी उनकी क्या है, उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि वो ड्यू डेट पे बता दिया उसने कि आज रिटर्न फाइल किया जाना है, फिर भी उसको वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें देखने से ऑडिटर को पता लग जाएगा कि डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है और इसके बारे में उसको रिपोर्ट करना है। डेफिशिएंसी को कौन रिपोर्ट करेगा? SA 265 किसके बारे में कहता है कि डेफिशिएंसी को कौन रिपोर्ट करे, डेफिशिएंसी को कब रिपोर्ट करे, किसको रिपोर्ट करे? तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा सारी डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को और TCWG को, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी TCWG को रिपोर्ट की जाएंगी। कम्युनिकेशन कब करना है? कम्युनिकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। विशेषतः कब, स्पेशली कब? अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड है। डेफिशिएंसी इंक्रीज द फ्रॉड रिस्क है और मटेरियल मिसस्टेटमेंट पॉसिबल है। उन मामलों को तुरंत ही TCWG को बताना है जहां फ्रॉड की संभावना है। जहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो सिग्निफिकेंट होगी, वो भी TCWG को बताना है और बाकी को सबको बताना है मैनेजमेंट को कि वो उनपे जल्दी एक्शन ले, उनमें सुधार करे। और जब फाइनल रिटर्न कम्युनिकेशन करेंगे, जब ऑडिट रिपोर्ट से पहले एक बार फिर जो भी डेफिशिएंसी हमें मिली उनमें हमने उनको बताया, उन्होंने उनमें सुधार नहीं किया, उनमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो उनको हमें ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने से पहले फाइनली उसका फाइनल वर्जन उनको बता देना है कि आपके इंटरनल कंट्रोल में ये डेफिशिएंसी है और इनको आपने इंप्रूव नहीं किया अभी तक, और इनका जो फर्क है, जो इफेक्ट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैटेरियली पड़ रहा है और उसके हिसाब से हम हमारी ऑडिट ओपिनियन को भी मॉडिफाई करेंगे। कम्युनिकेशन कैसे होगा? कम्युनिकेशन वर्बल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। हमने ये SA 260 में देखा था कि जो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हैं उनके बारे में, जो छोटी मोटी मिस्टेक है उनके बारे में हम वर्बल भी बता सकते हैं, और जो सिग्निफिकेंट है वो तो मस्ट बी इन राइटिंग होनी चाहिए। ओरल कम्युनिकेशन जो है सप्लीमेंट हो सकता है पर रिटर्न को रिप्लेस नहीं कर सकता। और डेफिशिएंसी जो भी है कैसे पकड़ी, कैसे हमें हमारे ध्यान में आई, उनको भी डॉक्यूमेंट किया जाना है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में तो हर बार कहते हैं कि हर चीज जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो पता लगेगा कि हमने वो चीज करी ही नहीं, वो प्रोसीजर हमने अपनाया ही नहीं। क्या ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देनी है? नहीं,
ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल पे कोई ओपिनियन नहीं देनी। जहां केवल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो तब ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल पे अपनी रिपोर्ट देनी है। ऑडिटर इंटरनल के इफेक्टिवनेस पे कोई रिपोर्ट नहीं देगा। SA 265 ये कहता है कि जो कमियां पाई गई हैं उनको केवल आपको मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है। SA 265 के अंदर कि इस पे रिपोर्ट देने की ऑडिटर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब हम डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें हम शामिल करेंगे। उस जो कम्युनिकेशन है उसमें हम करेंगे डेफिशिएंसी का डिस्क्रिप्शन, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, हमने इनको कैसे पकड़ा, और ऑडिटर का ये उद्देश्य नहीं है कि वो डेफिशिएंसी को पकड़े। ऑडिटर्स डिड नॉट एम टू फाइंड ऑल द डेफिशिएंसी। जो हमारे ध्यान में आएंगी, जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से संबंधित होंगी, उनको हम पकड़ेंगे, उनको देखेंगे। बाकी डेफिशिएंसीज को पकड़ना ऑडिटर का काम नहीं है। सारी की सारी डेफिशिएंसी पकड़ना उनका काम नहीं है। और इसके लिए हम उनको रिकमेंड भी करेंगे कि इसमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जाता है, और मैनेजमेंट को उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बता देंगे। और साथ में हम लिखेंगे कि ऑडिटर्स जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस प्राप्त कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। हमारा मेन उद्देश्य डेफिशिएंसी को पकड़ना नहीं है, हम केवल उन्हीं गलतियों को देख रहे हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करती हैं। बाकी स्टेटमेंट और भी मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं। ये हमारी लिमिटेशन है कि हम केवल रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर रहे हैं और हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ऑब्टेन कर रहे, यानी कि हमारी ऑडिट के बाद भी गलतियां रह सकती हैं। इसके बारे में हम लिमिटेशन के बारे में भी बता देंगे कि हमने सारे कंट्रोल्स को चेक नहीं किया है, हमने केवल उन कंट्रोल्स को चेक किया है जो रिलेवेंट टू FS है। Does SA required auditor to design audit procedure to detect all deficiency? क्या ऑडिटर को सारी डेफिशिएंसी करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने चाहिए? हमने बात की थी ऑब्जर्वेशन में कि ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बताता है, स्टैंडर्ड्स बताता है कि उसके बारे में क्या है। ऑडिटर्स को सारी डेफिशिएंसी प्राप्त करने का ऑब्जेक्शन नहीं है। ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि ऑडिटर केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी ओपिनियन देता है, कंट्रोल पे नहीं देता। इसलिए वो उन्हीं डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करेगा जो ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर उसके सामने इंसिडेंटली आ गई हैं। वो उसने कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी को सीधे से केवल वो नहीं है कि कंट्रोल की ऑडिट कर ले, उन कंट्रोल की ऑडिट करना अलग काम है। वो केवल अभी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पर अपनी ओपिनियन दे दे तब उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है कि वो सारी डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करे। केवल वही डेफिशिएंसी जो उसके ऑडिट प्रोसीजर के दौरान इंसिडेंटली आ गई है सामने, उनको ही वो कम्युनिकेट करेगा। एग्जाम्पल कंट्रोल में बेटर कंट्रोल के लिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य करता है, कोई भी अकाउंटिंग की एंट्री करता है, एक आदमी उस एंट्री को बनाएगा, उसे कहेंगे मेकर, दूसरा उसको चेक करे, उसको कहेंगे चेकर। तो और ड्यूटी का बार बार बदल दिया जाना चाहिए कि ड्यूटी चेंज कर देनी चाहिए। लगातार एक आदमी लंबी पे एक टाइम पे नहीं रहे, तो ड्यूटी का सेग्रीगेशन होना चाहिए। अलग आदमी अलग काम देखेगा और उनमें भी बार बार चेंज करते रहेंगे। एक आदमी लगातार एक काम करता रहता है तो उसमें से वो कोई ना कोई प्रोसीजर लैप्सेज को निकालकर फ्रॉड कर सकता है। ट्रांजैक्शन का ऑथराइजेशन होना चाहिए, एक अथॉरिटी जो ट्रांजैक्शंस के लिए अप्रूव करने के लिए उसकी होनी चाहिए। सपोर्ट डॉक्यूमेंट हर एंट्री का होना चाहिए। हमने ये पहले भी पढ़ा था कि एंट्री होनी चाहिए वो बैक्ड बाय
एविडेंस होनी चाहिए, तो एविडेंस भी मिस नहीं है। आईटी कंट्रोल, अभी सब एंट्रियां सभी लोग, लगभग लोग जो है इलेक्ट्रॉनिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। मैनुअल बुक कीपिंग अब लगभग बंद हो गई है, तो उसमें इंटरनल कंट्रोल जो है, आईटी वाले कंट्रोल, वो पूरे पुअर है कि जो उसमें कोई भी चेंज कर सकता है, कोई सिस्टम में चेंज कर सकता है, कोई सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकता है, तो ये वाला काम भी डेफिशिएंसी का एग्जाम्पल हो सकता है। आउटडेटेड अकाउंटिंग पॉलिसी, पुरानी अकाउंट पॉलिसीज है वो, उनको अकाउंटिंग पॉलिसी को अपडेट नहीं किया जा रहा है। फिजिकल सिक्योरिटी वीकनेस है। फिजिकल सिक्योरिटी क्या है कि एसेट्स पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि कोई आदमी कोई भी एसेट्स उठा के ले जा सकता है। यहाँ अपने जो अकाउंटिंग सिस्टम में जो अपने कंप्यूटर है जहाँ एंट्री हो रही है उसको लॉक है, कोई भी हर आदमी उस पर एक्सेस कर सकता है, तो हर आदमी एक्सेस करेगा तो उसमें कोई वो मैनिपुलेट कर सकता है, कोई दूसरी एंट्री डाल सकता है। और इसके साथ है नो पीरियोडिकल रिकंसिलेशन, कि कोई रिकंसिलेशन जैसे बैंक रिकंसिलेशन होता है या दूसरे पार्टी से रिकंसिलेशन होता है, वो टाइम से नहीं किया जाता, तो उसमें से भी कोई आदमी फिक्टिशियस एंट्री डालकर दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है, अपना गेन कर सकता है। बिना पेमेंट आए उसकी पेमेंट को क्रेडिट कर दिया तो वो नहीं होगा। अगर हम दूसरी पार्टी से रिकंसिलेशन करते रहेंगे टाइमली, तो हमें पता लगता रहेगा कि वहां से क्या पेमेंट आया। नहीं तो मान लो कि किसी आदमी हमारा डेटर है, उससे पैसा आया और उसने जेब में डाल लिया और वहां जमा कर दिया, उसके जमा नहीं करा और अपनी जेब में डाल दिया। अगर हम डेप्टर से रिकंसिलेशन कर लेंगे, पता लगेगा कि उसने पेमेंट किया था पर हमारे एम्प्लॉय ने उसको जमा नहीं किया, तो ये पीरियोडिकल रिकंसिलेशन भी डेफिशिएंसी का एग्जाम्पल हो सकता है। एक ही आदमी पर डिपेंड रहना, वो भी इंटरनल कंट्रोल की सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है कि एक आदमी लाता है, वही कैश का काम देखता है, वही लेजर में एंट्रियां किए जा रहे हैं, वही सब काम वही किए जा रहे हैं, तो उस आदमी पे डिपेंडेंट है, तो सबसे बड़ी इंटरनल कंट्रोल की कमी है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की बात की थी कि वो कौन कौन सी हो सकती है। मैनेजमेंट है, अपनी पावर का यूज करके फालतू से एंट्रियां करवा देता है, वो एंट्रियां सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। अनरिकंसाइल्ड बैलेंसेज की बात की, वो भी सिग्निफिकेंट है। एब्सेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट इन लार्ज एंटिटी, जहां इंटरनल ऑडिटर काम कर रहा है और उसमें जो है बड़ी एंटिटी में वो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करते हैं, तो बड़ी एंटिटी में इंटरनल ऑडिट बहुत सारी गलतियों को पकड़ लेती है। अगर इंटरनल ऑडिटर नहीं है तो ये भी एक मेजर डेफिशिएंसी है। और ये अगर लीगल रिक्वायरमेंट है और वहां उन्होंने इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं लगा रखा है, तो इसको भी हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मानेंगे। वीक कंट्रोल ओवर द कैश एंड रिसीवेबल, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि आदमी ने कैश लिया पर पार्टी के जमा नहीं किया, जेब में डाल लिया, तो और पार्टी के नाम लिख के पैसा खुद निकाल लिया, जेब में डाल लिया, तो ये कंट्रोल है कैश के ऊपर, रिसीवेबल पर। फ्रॉड केस ऑफ विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स, जो फ्रॉड है वो भी सिग्निफिकेंट है। अगर किसी आदमी ने, इसकी हम विसल ब्लोअर की हमने चर्चा की थी कि वो आदमी होते हैं कि जो TCWG को या मैनेजमेंट को बता देते हैं कि फलां आदमी ये गलती कर रहा है, कि फलां आदमी इसको एसेट्स को चुरा रहा है, और उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं, तो वो भी एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। रिपीटेड इशू इग्नोर्ड बाय द मैनेजमेंट, कि कोई मामले आए, कोई गलती आई, मैनेजमेंट को पता भी है और वो बार बार मैनेजमेंट उसको इग्नोर किए जा रही है, तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मानेंगे। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में पहले बात हुई थी, TCWG को एडवाइज करने के टाइम में SA 26 में हमने बात किया था कि इसको क्या है कि रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन को ऑडिट कमेटी द्वारा या मैनेजमेंट TCWG द्वारा अप्रूव किया जाता है। जो अनअप्रूव्ड जो पार्टी है, रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन है, जो अनऑथराइज्ड है, वो भी बहुत सिग्निफिकेंट मैटर होते हैं। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में ज्यादातर उसमें फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा रहती है। मैनेजमेंट अगर डेफिशिएंसी को ऑडिट के टाइम करेक्ट कर देता है
तो क्या करें, फिर भी उसको हम कम्युनिकेट करेंगे कि हमने ये डेफिशिएंसी पकड़ी थी। तो वो बताता है, क्या बताएगा वो, कि उसका रिकॉर्ड होगा तो हम बताएंगे कि इनकी गवर्नेंस वीक थी, डेफिशिएंसी एग्जिस्ट थी ऑडिट के पीरियड में, पर बाद में ठीक कर दी गई। इसको भी हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, यानी कि हमने चेक किया था, गलतियां पकड़ी, मैनेजमेंट को बता दी, ठीक उन्होंने कर दी, फिर भी हमको उनको रिकॉर्ड करना है, उनको रिकॉर्ड करने से छोड़ना नहीं है। छोटी एंटिटी में बात करी थी में ऐसे 260 में भी, कि छोटे में एंटिटी में मैनेजमेंट भी वही है और TCWG भी वही है, प्रोपराइटर फर्म है तो सारा कुछ वही है। तो उसमें क्या है कि उसको फिर भी हम रिकॉर्ड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन क्या था, इफेक्ट क्या था, रिकमेंडेशन क्या थी। डॉक्यूमेंटेशन इसका भी जरूरी है। 260 में भी हमने बात करी थी कि अगर वो एक है तो उसको हमने जो कुछ हुआ तो भी हमें उसको डॉक्यूमेंट करना है और उसको भी कम्युनिकेट करना है उसी आदमी को कि तुम्हारी ये गलती है, तुम ये गलती कर रहे हो और इसको अभी तक ठीक नहीं किया। 265 और 260 में क्या था, 260 कह रहा था कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है वो सारी मैनेजमेंट TCWG को बतानी है और जो डेफिशिएंसी दूसरी डेफिशिएंसी है वो मैनेजमेंट को बतानी है। 265 कहता है कि इंटरनल कंट्रोल की ऑल डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट करना है। 260 केवल सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी TCWG को बताने की बात करता था और 265 मैनेजमेंट को सारी डेफिशिएंसी बताने की बात करता है। 265 का स्कोप बड़ा है। Does auditor need to quantify impact of the deficiency? क्या ऑडिटर उन डेफिशिएंसी को, इम्पैक्ट को क्वांटिफाई कर सकता है, करना चाहिए? नहीं, ऑडिटर को क्वांटिफाई नहीं करना कि इसके कारण से कितनी लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ। उसको तो अपनी क्वांटिटी अमाउंट की नहीं करनी, अपने उसको पोटेंशियल रिस्क को असेस करना ही सफिशिएंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो उसका फर्क पड़ा उसका तो उसको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा कि इस डेफिशिएंसी में इतना लॉस हुआ, उसके बारे में उसको क्वांटिफाई करना है। बाकी में जो दूसरी गलतियां हैं जो कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करती हैं, उसके क्वांटिफाई करने के बारे में ऑडिटर का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर मैनेजमेंट मानने को तैयार नहीं हो कि हमारे इस इंटरनल कंट्रोल में ये डेफिशिएंसी है, तो भी क्या है कि ऑडिटर उन डेफिशिएंसी को उनको बताएगा, डॉक्यूमेंट करेगा डिसएग्रीमेंट कि इसको मैनेजमेंट मान रही है, वो अपना कंक्लूजन बताएगा कि उन्होंने किस हिसाब से इनको डेफिशिएंसी माना इंटरनल कंट्रोल में। अगर सिग्निफिकेंट है तो TCWG को भी बता देगा और असेस करेगा रिस्क को कि उसकी रिस्क कितनी बड़ी है और मैनेजमेंट इसको मानने को तैयार नहीं है, तो इन सब चीजों को कंसीडर करेगा अपनी ओपिनियन में। ऑडिट ओपिनियन अगर होगी तो उसको वो मॉडिफाई करेगा। अगर मैनेजमेंट अपनी डेफिशिएंसी को दूर नहीं कर रही है, मानने को भी तैयार नहीं है कि ये डेफिशिएंसी है, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। उसमें ये भी लिखेगा कि उसमें वो किस प्रकार से उन्होंने डेफिशिएंसी माना। अगर सिग्निफिकेंट है तो TCWG को भी बता देगा और अपनी रिस्क को रीअसेस करके ओपिनियन को मॉडिफिकेशन करने पे विचार करेगा। अगर डेफिशिएंसी पॉसिबल फ्रॉड को बताती है तो ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा देगा और ज्यादा चेक करेगा कि अगर फ्रॉड किया है, इमीडिएट कम्युनिकेट कर देगा मैनेजमेंट को भी और TCWG को भी, दोनों को कर देगा कि ये आपकी ये डेफिशिएंसी है, इससे फ्रॉड हो सकता है। और फ्रॉड को जो 240 हमने पढ़ा था फ्रॉड के बारे में, उसको भी उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी चेकिंग का दायरा बढ़ाएगा और ज्यादा स्कोप बढ़ा लेगा, ज्यादा प्रोसीजर लगाएगा, TCWG को बता देगा, मैनेजमेंट को बता देगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट करके
डॉक्यूमेंट कर लेगा केयरफुली और अपनी ओपिनियन पे उसका इफेक्ट देखेगा और उसके हिसाब से ही अपनी ओपिनियन को बनाएगा। ऑडिटर क्या सजेस्ट करेगा? क्या वो सजेशन दे सकता है? ऑडिटर को सजेशन देने इंप्रूवमेंट के लिए, ऑडिटर इंप्रूवमेंट के लिए देने हैं। वो मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई इंटरफियर नहीं करेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी इंप्रूवमेंट की मैनेजमेंट की है। वो कोई डिजाइन नहीं करके देगा, जनरल इंप्रूवमेंट के बारे में बता देगा। सारे का सारा इंप्रूवमेंट करवाना मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है। अपने सिस्टम को अपडेट करना मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है। अब फिर बात आ गई कि डॉक्यूमेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट ऑडिट में डॉक्यूमेंटेशन है। ऑडिट में डॉक्यूमेंटेशन किया जाना जरूरी है। वो लिस्ट ऑफ डेफिशिएंसी को करेगा कि मैंने क्या क्या पकड़ी, क्लासिफिकेशन करेगा सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट का, किस दिन कम्युनिकेट किया और किस मेथड से किया, किसको किया, और उसके बारे में मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का क्या रेस्पॉन्स मिला था उसको भी वो पूरा रिकॉर्ड करेगा। क्या डेफिशिएंसी जो कम्युनिकेट की थी उनको हम ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं करेंगे, केवल उनका इंपैक्ट था जो हमारी उनपे फाइनेंशियल रिपोर्ट पे उसको कम्युनिकेट करेंगे। अगर सेपरेट इंटरनल कंट्रोल पे रिपोर्ट दी जाती है तो वो एक अलग से रिपोर्ट बना के दी जाएगी, ऑडिट रिपोर्ट में उसको शामिल नहीं करेंगे। परंतु अगर लॉ रिक्वायर करता है, कारो आगे बढ़ेंगे, रिपोर्टिंग फ्रॉड वाली है तो उसमें हम इंटरनल कंट्रोल को रिपोर्ट देंगे। कारों में जहां जहां उसके लिए रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, कारो हमारे आगे आएगा। कारों को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ऑडिटर ने डेफिशिएंसी पकड़े पर कम्युनिकेट नहीं की तो इससे क्या होगा? ये परफॉर्मेंस फेल्योर है। ये इफेक्ट कर सकती है ऑडिट की क्वालिटी को, पीयर रिव्यू को, डिसिप्लिनरी एक्शन आईसीआई ले लेगा, लीगल कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। एक बार और समझते हैं कि अगर हमने गलतियां पड़ी इंटरनल कंट्रोल में और हमने किसी को बताया नहीं, ये तो हमारा क्या हो गया, SA 265 को हमने कंप्लाई नहीं किया। कंप्लाई नहीं किया तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है, लीगल कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। पीयर रिव्यू के दौरान ये हमें दिक्कत आ सकती है कि हमने इसको ऑडिट को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया तो इसको परफॉर्मेंस फेलियर माना जाएगा। तो अगर हम डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हमने कम्युनिकेट किया पर रिकॉर्ड नहीं किया, तो भी ये माना जाएगा कि हमने कम्युनिकेट नहीं किया था, ये हमारे ऑडिट प्रोसीजर हमने प्रॉपरली नहीं लगाए, इस कारण से हमारी परफॉर्मेंस के वो फेल मानी जाएगी, ऑडिट क्वालिटी पुअर हो जाएगी, पीयर रिव्यू में दिक्कत आएगी। अगर पीयर रिव्यू में हमारी पकड़ी गई कि हमने ऑडिट प्रॉपरली नहीं की है तो आईसीआई हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकती है। क्या ऑडिटर को डेफिशिएंसी का सुधार करने के लिए फॉलोअप करना चाहिए? नहीं, फॉलोअप मैंडेटरी नहीं है, पर वो कम्युनिकेशन उसको दोबारा कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऑडिट रिपोर्ट को अगली बार भी आएंगे, हम अगली बार फर्म की ऑडिट करते हैं तो उस पर भी फर्क रहेगा। पर अगर ये लगातार इशू रहती हैं तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे इफेक्ट डाल सकती हैं। क्या ऑडिटर को सारी गलती पकड़ने की, सारी डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल में पकड़ने की जरूरत है या वो रेस्पॉन्सिबल है? नहीं, वो सारी गलती पकड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये ऊपर भी आ चुका है। उसको तो वही गलतियां आनी है जो उसके ऑडिट के टाइम में उसके सामने आ गई, उसने ऑडिट में आई, इंसिडेंटली उसके सामने वो गलतियां आ गई तो वो ऑडिट के टाइम में उनको करेगा। क्या ऑडिटर को अगर वो इमैटेरियल डेफिशिएंसी है तो भी क्या वो कम्युनिकेट करेगा? मैनेजमेंट को सारी गलती करनी है पर टीसीडब्ल्यूजी को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ही कम्युनिकेट करनी है। हम इनको बार बार प्रश्न को इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये हमारे ध्यान में रहे। अगर इसको करेक्ट निकालते हैं तो ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो अपनी ऑडिट को
बिल्कुल स्पेक्ट्रम के द्वारा परफॉर्म करे। जो इंसिडेंटली उसके सामने इंटरनल कंट्रोल की गलतियां आ जाती हैं तो उन सभी को उनको रिपोर्ट करना है मैनेजमेंट को। सिग्निफिकेंट गलतियों को केवल TCWG को रिपोर्ट करना है और सारी गलतियां पकड़ना, सारी डेफिशिएंसीज पकड़ना, गलतियां पकड़ना तो है, डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सारी पकड़ना ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑडिटर को केवल वही डेफिशिएंसी पकड़नी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करती हैं और जो पकड़ी गई, जो उसके सामने आ गई, उनको मैनेजमेंट को बताना है और सिग्निफिकेंट को TCWG को बताना है। और जो भी उन्होंने डेफिशिएंसी आई, उन्होंने कैसे उसको पाया, कैसे उसके सामने आई, कैसे उन्होंने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया, उसको पूरा रिकॉर्ड करना ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉपर रिकॉर्ड करना। अगर डेफिशिएंसी आई और उन्होंने कम्युनिकेट नहीं की, ये पुअर ऑडिट मानी जाएगी, परफॉर्मेंस को पुअर करेंगी, पीयर रिव्यू में दिक्कत आएंगी और नॉन कंप्लायंस के कारण ICAI डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। ये कहता है SA 265।